बैठना चाहिए होते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या हाल है श्री बेगम? घर मिल गया? मुबारक हो। कितनी दूर है यहाँ से? 15 मिनट का बस 15 मिनट कम हुए आने में। हाँ ठहर। हांसलो में ही है लेकिन पहले से थोड़ा हांसलो तो बहुत दूर है। हाँ जी, यहीं से आते थे हैं? पहले भी यहीं से आते थे। अच्छा, बड़ी मुसीबत है इतनी दूर दूर से। हांसलो से ही आते हैं। अब सिर्फ 2 मील तकरीबन थोड़ा नज़दीक हो गए। पहले बिल्कुल एयरपोर्ट के पास थे हम लोग, अच्छा, अब थोड़ा सा इधर। एक हांसलो एयरपोर्ट से परी तरफ भी है, वो और भी दूर है। जी जी, वो स्लॉव है। वो स्लॉव है? अच्छा, मगर वो हंसलो के एड्रेस पे मुझे मैंने बताया था, वो नहीं है वो लड़का जिसके जूसों का भी था, सुलेमान? हाँ जी, सुलेमान का। हाँ, उसका घर एयरपोर्ट से बड़ी तरफ नहीं है? हाँ 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 हाँ, उन्होंने बुलाया हुआ था, एक बड़ी पुरानी बात है। तो हंसलो पूरा क्रॉस करके वो पली तरफ है। पहले हमारा घर हांसलो क्रॉस कर गया था। अच्छा, वो ग्रैंड फोर्ट जगह है करने में। अब हम लोग हांसलो के इधर हेस्टन में आ गए। अब इनको यहाँ नज़दीक ढूंढ के दो जगह, क्योंकि इन्होंने काफ़ी काम करने हैं अब, और माशाल्लाह काफ़ी इनको होम्योपैथी की आ गई है, समझ आनी शुरू हो गई है ना। मरीज फ़ायदा उठाते हैं आपसे? मोस्टली तो हजूर आपके जो मुश्किल होते हैं उन्हीं से तजवीज़ की। नहीं वही सही, वो भी तो समझ के करने वाले होते हैं, यूँ तो नहीं हो जाते हैं ब्लाइंडली तो नहीं कि नुस्खा देखो हो गया, काफ़ी उस पर गौर करना पड़ता है। जी जी और फिर एक बात तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। जी हर नुस्खा ब्लाइंडली नहीं चलता। जी मैं खुद अपने नुस्खों में हस्बे हालात थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ करता हूँ। इस केस पर ये एक्यूरेट की फलां काम आएगा या जैसीयों की वजह से सॉरी हैं, तो उतना तो आ गया ना आपको? जी जी, हाँ जी, माशाल्लाह। और कितने % मरीज फ़ायदा उठाते हैं आपसे, जिनको 1-2 प्रिस्क्रिप्शन में बाद में चेन की रिलीफ हो जाता है? खास अभी मुड़ के नहीं देखे फिर? ये बड़ी खतरनाक होती है बात, कहने होता तो है मगर फिर वापस नहीं आए। ठीक हो जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते। ठीक दो तरह से होते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज हमारे एक और नए आ रहे हैं क्लास में शामिल होने वाले, डॉक्टर बशीर अहमद साहब, इनकी बेगम और इनकी बेटी तो हमेशा ही आती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हैं ठीक ठाक? माशाल्लाह। आपकी तरफ से चिट्ठी आई हुई थी, मैं इंतजार ही कर रहा था कि आ जाए तो फिर वगैरह क्लास शुरू करते हैं। कौन है? पिसा आपकी बेटी? जो बेटी है माशाल्लाह। लेके हैं साथ। अच्छा अच्छा सारे, हाँ हाँ। आपके साथ ताल्लुकात हैं पीर साहब के? ठहरे हुए हैं जी। हाँ उसी ठीक है। तुम्हारे अब्बा नहीं आए आज? उनका इंतजार कर रहा हूँ मैं। आना है या नहीं आना? आरफत तुम्हारे अब्बा? अच्छा, वो कौन क्लास में आते? इसमें नहीं आते? नहीं कुरान की। तो फिर ठीक है। कोई रहने वाला आने वाला रह तो नहीं गया आप? फरत तूबा तो है ही नहीं है, वो बाहर है। सब आ गए आने वाले? आप भी आ गए? कांता बाजी है ही नहीं यहाँ, वो इमाम साहब के साथ गए नहीं दौरे पे। अच्छा ये शुरू करें फिर, बिस्मिल्लाह। खुशी की बात यह है कि अब रोज़ाना ख़तों में ये खबरें बड़ी मिल रही हैं कि हमें एंटीबायोटिक से निजात मिल गई है। इतना एतमाद भी हो गया और इतना तरीक़ा भी आ गया है। कोई भी अब दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें ख़त ना मिले कि एक अल्हम्दुलिल्लाह के पहले जो रात को उठ के भागना पड़ता था डॉक्टरों की तरफ, उससे छुट्टी मिली, और दूसरे एंटीबायोटिक से निजात मिल गई। बहुत से ऐसे मरीज थे जो बच्चों को बार बार दौरे पड़ते और एंटीबायोटिक देनी पड़ती थी, अब वो इसी से कंट्रोल में आते हैं और फिर दौरों का फासला बढ़ जाता है और एंटीबायोटिक का जो अपना डैमेज है उससे बच जाते हैं बार। ठीक है। अच्छा, क्यूपर मेटालिक कब शुरू हो रहा था? शुरू था, चलें फिर कहाँ तक पहुँचा था याद है?
जी अगर प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान अगर औरत अंधी हो जाए बेचारी तो बड़ी बेरहमी से कह दी अंधी हो जाए आर्जी तौर पर नजर जाती रहे, हाँ ठीक है, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस होती है वो, और बालों का डैमेज हो जाए तो परमानेंट होती है वो, तो क्यूप्रम का केस वो नहीं है, मैंने ये बताया था आपको। ब्लड प्रेशर से हाँ, उसमें ओपियम देनी चाहिए। अगर हाई ब्लड प्रेशर से आर्टरी रप्चर हो गई हो तो उसका इलाज ये है ओपियम, और ओपियम में याद रखना, मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं, कि इसको रिपीटेड डोजेज में देना इतना मुफीद नहीं है और छोटी ताकत में भी नहीं। ओपियम देनी है तो गो हाई, मैं 1000 देता हूँ, मगर मेरे ख्याल में उससे भी ऊपर जाएं। अगर ज़्यादा संजीदा केस हो तो 1 लाख दे दें। और बाद ऐसे केसेस में जहाँ डेफिनेटली ब्रेन में इंजरी की वजह से क्लॉट बना और डॉक्टर ने उम्मीद नहीं दी थी, ओपियम हाई दी है तो 2-3 दिन के अंदर इतला आ गई कि वो आसार हो गए जिंदगी के, और आंखें खोल ली, हाथ हिलाना शुरू कर दिए, बातें भी शुरू हो गई। एक जर्मनी वाला केस जो है मसलन, वो आने का नेटम से शुरू किया था और रिकवरी एक हद तक होकर खड़ी हो गई। फिर मैंने उसको ऊंची ताकत में ओपियम दी, और वो सारे वहाँ के डॉक्टरों के लिए एक अजूबा है वो बात। हमारे अहमदी लड़का वकार अमल में एकदम बेहोश हो गया, जब उसको रिमूव किया तो इब्तिदा में हमें समझता था सनस्ट्रोक हुआ, गर्मी भी थी, 2 दिन गलत इलाज हुआ। फिर उनकी तरफ से बशर बाजा साहब की तरफ से वो बहुत फिक्र कर रहे थे, वही जिम्मेदार थे इंतजाम के, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये डॉक्टरों ने तो कहा कि ब्रेन में हेमरेज हुआ है बड़ा सख्त और टोटल पैरालिसिस है, ना होश है, ना बात कर सकते हैं, ना कुछ हिला सकते हैं जिस्म को। तो उस पर उसने दुआ के लिए ख़ास तौर पर बहुत ताकीद की थी। उसको मुझे ख्याल आया कि दुआ तो खैर लाजिम है, हिस्सा है। ओपियम हाई दे दी जाए उनको, ओपियम हाई दी तो फिर एक फ़ोन आया, जो फ़ोन को कभी मैंने कभी मुस्कुराता नहीं देखा जितना उस दिन देखा है। लगता था फ़ोन मुस्कुराया, मुबशर बाजा वहाँ इस तरह मुस्कुरा रहे थे कि लगता था फ़ोन हंस रहा है। कि उसने तो मैंने सलाम कहा आपका, तो उसकी आंखें हिली और डेफिनेट रिस्पॉन्स थी, और हैरान है सारे लोगों ने भी नोट किया। फिर उसके बाद दोबारा फिर वो वहाँ ठहरा नहीं, मुसलसल फिर होश की तरफ वापस आया है, आंखें खुल गईं, मुस्कुराने लग गया, एक दफ़ा जज्बात में रोने लगा, फिर हाथ हिलाने शुरू हो गए, और अब तो अल्लाह के फज़ल से काफ़ी रिकवरी हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपियम ऊंची ताकत में ऐसे मौके पर बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सिंगल डोज दें और हाई दें। उसके बाद फिर प्लम्बम की बारी आती है। वट एवर रिमेन्स कैन बी कवर्ड बाई प्लम्बम। प्लम्बम बहुत ज़्यादा लंबा असर रखने वाली दवा है, और इस किस्म के केसेस में लिंगरिंग इफ़ेक्ट्स जो है ना बीमारियों के, ला युगादिरु सक़मा जिसकी दुआ सिखाई गई है कि अल्लाह ऐसी शफा दे कि उसमें कोई भी कमज़ोरियाँ पीछे बची न रह जाएं। ला युगादिरु सक़मा, ये सक़म को दूर करने के लिए प्लम्बम इस किस्म की बीमारियों में बहुत मुफीद है। क्यूप्रम का मैं आपको बता, इसी से बात शुरू हुई थी। क्यूप्रम में स्पेज़म की वजह से होता है, और वो ब्लाइंडनेस ठीक हो सकती है अगर क्यूप्रम दे दी जाए। अगर लंबा स्पेज़म हो जाए तो उसमें ख़तरा होता है कि वो मुस्तकिल डैमेज ना हो जाए, क्योंकि नर्व्स में एक ये बात है कि जो मर जाएं वो फिर दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा डैमेज नहीं होना चाहिए दिमाग को कि वो बीमारी से मौत के हद में दाखिल हो चुका हो, चाहे थोड़ी जगह की मौत हो। इसलिए क्यूप्रम इज ए मस्ट, इमीडिएट देनी चाहिए। ओपियम तो बाद में भी दी जा सकती है ना अगर ज़रूरत हो, क्योंकि उसका असर तो कई दिन बाद तक उसका दायरा कार खुला रहता है। क्यूप्रम का फौरी है असर, और क्यूप्रम दमे में भी बड़ी मुफीद है, मैं आपको बता चुका हूँ। हैं
बता चुका हूँ, बात कहते हैं नहीं, बात कहते हैं, बता चुका हूँ। लिखा हुआ हुजूर यहाँ पे दमा में और खाली खांसी में, हाँ, काली खांसी में तो है, गर्मी से डेफिनेटली, बढ़े, बिल्कुल ठीक है। ठंड से फायदा हो। काली खांसी में बहुत मुफीद है, दमे में बहुत मुफीद है। अगर स्पेज़म को गर्मी से ज़्यादा तकलीफ पहुंचती हो, स्पेज़म बढ़ता हो और सर्दी से आराम आता हो, तो फिर क्यूप्रम इज़ द मेडिसिन। अगर सर्दी से तकलीफ बढ़े और गर्मी से आराम आए तो स्पेज़म में कौन सी सबसे अच्छी दवा है? मैकफॉस। मैकफॉस, हाँ। क्रैम्प्स का बता चुका हूं आपको। क्यूप्रम और पोडोफाइलिन की क्रैम्प्स मिलती हैं बाज़ केसेस में। क्यूप्रम की स्पेज़म्स का और क्रैम्प्स का आगाज़ टमी से है, अंदर अंतड़ियों में कोई सेंटर ऐसा है जिसकी वजह से शुरू होता है ये, और इसीलिए क्यूप्रम का हैज़े से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और क्यूप्रम के हैज़े और असहाल की गलत ट्रीटमेंट से मुस्तकिल एपिलेप्सी भी हो जाती है। और रब्बा में एक केस का मुतालिक तो मुझे यकीनी तौर पर इल्म है कि एपिलेप्सी थी बच्चे को। उसकी जब मैंने हिस्ट्री ली तो पता चला कि इसको हैज़ा हुआ था जिसको डॉक्टर्स ने सप्रेस कर दिया था, जिसको क्योर कहते हैं, क्योर कर दिया था। और इसकी एपिलेप्सी का ओरा हमेशा पेट से शुरू होता था, माउथ ट्विचिंग होती थी एक, और उसके बाद फिर वो बढ़ के एपिलेप्सी बन जाती थी। उसको मैंने क्यूप्रम दी, उसमें तो क्योरेटिव था बिल्कुल, फिर कभी दोबारा तकलीफ नहीं हुई। तो वो बीमारियां जो किसी वक्त किसी गलत इलाज की वजह से दब गई हों और जिस्म को उनकी शफा में हिस्सा लेने का मौका न मिला हो, उनको अगर आप ट्रेस बैक कर सकें तो किसी कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। उस दवा तक पहुंच जाएं जिसकी अदम इस्तेमाल के नतीजे में एक बीमारी मुस्तकिल करार पकड़ गई या शक्लें बदल ली उसने, उस दवा से शुरू करें तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। इस ज़माने में मैंने आपको बताया था नज़ले के बाद क्रॉनिक केसेस होते हैं, उनके आगाज़ का अगर पता चल जाए तो फिर वो ज़्यादा आसानी से हल हो जाते हैं। मैंने कहा पोटेशियम परमैंगनेट मंगवाई कि नहीं तुमने? ऊँची ताकत में काली परमैंगनेटम, हाँ मंगवाओ ऊँची ताकत में, क्योंकि मुझे इससे ये पता है कि इससे शुरू हुआ था, पोटेशियम परमैंगनेट से। पहला नज़ला जो मुझे कॉन्शियसली याद है, जिसने फिर अगर पीछा छोड़ा तो फिर दोबारा आया उसी जगह से, और वो शुरू हुआ था लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, यहाँ से। तो अब भी जब नज़ला का आके कुछ देर ठहर जाए तो यहाँ स्पॉट में वीकनेस पैदा हो जाती, नज़र आती है साफ। तो मेरा ख्याल है मैं ऊँची ताकत में खा के देखूँगा। उस ज़माने में हम शैम या मॉक फाइट्स किया करते थे, यानी यूँ झूठ मूठ की लड़ाइयाँ, उनमें मगर ऐसी झूठ मूठ की थी कि चोटें भी काफ़ी लगा करती थी। लकड़ी की तलवारें, और तलवार जब तक टूटे ना लगती भी थी दूसरे को, लकड़ी भी काफ़ी काटती है। और इसमें राख में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर वो छटे देने, उसे बड़ी सख्त छींकें आती थी, और मुझे उन्होंने दवाई बनाने पे लगाया हुआ था और वो बनाते बनाते ही मेरा हाल बिगड़ गया था, क्योंकि राख में उसको, राख तो बड़ी जल्दी उठती है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को घोटते थे ना जब, तो बड़ी धांस उठती थी। और वो काफ़ी सारे लड़कों के लिए, सारी टीम के लिए मैंने बनानी थी दवा। वो मुझे याद है, डेफिनेटली वो दिन था जहाँ से नज़ले का आगाज़ हुआ है, और बाद में मुख्तलिफ इलाज से ठीक हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ इसको रूट आउट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट ऊंची ताकत में इस्तेमाल करके देखनी चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या असर पड़ा इसका। ठीक है, इसलिए क्यूप्रम आवाज़ में अगर ज़रूरी हो और ना दी गई हो और मरज़ हट भी जाए तो क्यूप्रम
का बाद में देना ज़रूरी हो जाता है। और मेरा ख्याल है बाद में जब दिया जाए देर के बाद तो उसकी ताकत बढ़ानी चाहिए। ये मेरा तजुर्बा है कि गहरे केसेस जो माजी में दबे हुए हैं वहाँ वही छोटी ताकत काम नहीं आती जो उस वक्त काम आती थी, बल्कि गो हाई, बहुत ऊंची ताकत में दें तो उससे ज़्यादा इम्कान है उसको मरज़ तक पहुँचने का। इसके क्रैम्प्स में पोडोफाइलम के क्रैम्प्स भी याद रखें। पोडोफाइलम के क्रैम्प्स भी अंतड़ियों से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी तरह वायलेंट होते हैं जिस तरह क्यूपरम के हैं। पोडोफाइलम के क्रैम्प्स भी पाँवों पिंडलियों में उतरते हैं और अंतड़ियों में ऐसा महसूस होता है जैसे नॉट्स पड़ गए हैं। लेकिन पोडोफाइलम के क्रैम्प्स और इसमें फ़र्क यह है कि क्यूपरम के क्रैम्प्स के साथ जो असाल हैं वो बिल्कुल मामूली हैं, उनकी मिक़दार थोड़ी, और असाल की अपनी ज़ात इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं खींचती जितना क्रैम्प्स और दीगर तकलीफ़ें हैं। लेकिन पोडोफाइलम में एकदम बड़ा स्पर्ट करता हो, जिस तरह क्रोटन का असाल होता है ना, खुला एकदम दस्त आएगा, और ये उसके क्रैम्प्स की तशख़ीस कर देता है कि ये क्यूपरम का क्रैम्प नहीं है बल्कि पोडोफाइलम का है। और वाटरी स्टूल जो पोडोफाइलम का है ये हमेशा येलो होता है, वाटरी और येलो। उसकी ओडर भी बड़ी सख्त ड्रेडफुल है। बाल बच्चों में मैंने देखा है जिनको पोडोफाइलम के दस्त लगे हों, उनके साफ होने के बावजूद भी उनके पास जाओ तो अजीब ज़लील किस्म की बदबू होती है उसकी, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। इसलिए किताबों में भी उसको ड्रेडफुल ही कहते हैं। हैपसफ की खट्टी होती है मसलन, और सोराइनम में वो कैरियन की तरह की बू होती है, जैसे लाश सड़ रही हो। पैरोजेनिम में भी, मगर इसमें ये बदबू जो है ये मैंने जैसे कि बयान किया ड्रेडफुल ही है बस। और क्यूपरम में ट्विचिंग्स भी हैं और जर्किंग ऑफ लिम्स भी हैं। ब्लूनेस ऑफ स्किन इज ए मार्क्ड फीचर ऑफ क्यूपरम। जिल्द जो है वो नीलाहट की तरफ माइल होती है हमेशा क्यूपरम में। अगर स्कारलेट फीवर सप्रेस हो जाए तो उसके लिए अक्सर आपको क्यूपरम की ज़रूरत पड़ेगी उसके बद असरात को मिटाने के लिए। स्कारलेट फीवर की तफसील क्या है डॉक्टर साहब? हमने तो कभी सुना नहीं आज तक स्कारलेट फीवर होता हो। देखें इस किस्म में जैसे ये नाम ही नहीं पता लगता होगा उसका। नहीं, मुख्तलिफ वायरस जो हैं इसके हिसाब से इन्होंने दिए हुए नाम, ये बैक्टीरिया के हिसाब, जैसे मीज़ल्स है, जर्म मीज़ल्स है, उनकी चूँकि डिफरेंट होते हैं और जो रैश है उससे फिर पता लगाते हैं। है तो उसी किस्म की इन्फेक्शस डिजीज़ होती है। हमारे इल्म में जितनी भी इन्फेक्शन आती रही हैं स्किन की, उनका आम जो स्किन के इलामतों के इलाज है वही करते रहे हैं। उसमें से हो सकता है बाद स्कारलेट फीवर्स भी हों। जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ना जी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है आमतौर पे, स्किन कंटेजियस नहीं होती हैं, इस वजह से वो इस तरह नहीं फैलती कि एक दूसरे से खांसी या नज़ला इस किस्म की दवाइयों से। सिम्टम सिंपल इनमें सब में सिम्टम जो हैं वो जैसे कहना चाहिए फ्लू के सिम्टम होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैशेस। वो तो मैं समझ गया हूँ जी सर, मैं कह रहा हूँ कि रैशेज जो हैं जनरल नॉन डिस्क्रिप्ट हैं जी, ओवरऑल एक क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं। जी जी जी, और चूँकि होम्योपैथी में नामों की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, इलामतों की है, ठीक है, इसलिए उनमें हो सकता है बाज़ केसेस स्कारलेट की भी आ गए हों, हम इल्म नहीं मुझे, ठीक है, मगर कॉन्शियसली ये मुझे याद नहीं कि ये स्कारलेट का फीवर का है और इसका इलाज किया हो। ठीक है, ऊपर में और इसमें क्यूपरम में भी मेटास्टेसिस पाया जाता है। मेटास्टेसिस का पता क्या होता है? कई दफ़ा बता चुका हूँ। हाँ? हमारे तो और पता नहीं डिफरेंट होगा नहीं, टर्मिनोलॉजी, वही है। दूसरी जगह फैल जाना बीमारी का। एक बीमारी का एक उज़्व को छोड़कर जी, दूसरे इज़्म में मुंतकिल हो जाना। एक तो ये होता है कि एक जगह सप्रेस करो, बीमारी कहीं और है, उसको मेटास्टेसिस नहीं कहते,
جلد کو آپ نے جلد سے ایگزیما دور کیا ہے تو لنگس پہ حملہ کر دیا، ناک نزلہ ٹھیک ہوا تو لنگس پہ حملہ ہو گیا، یوٹرس پہ حملہ ہو گیا. اس کو میٹاسٹاسس نہیں کہتے. میٹاسٹاسس بیماری کا انتقال ہے از خود، کسی بیرونی اثر سے بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک نارمل ہے. مثلا ممز جو ہیں وہ اعضاء میں دوسرے اعضاء کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور ٹائیفائڈ بعض دفعہ فالج بن کے گرتا ہے کسی حصے پر، ٹھیک ہو جاتا ہے مگر دوسری جگہ ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے بعض دفعہ بیماری اپنی شکل بدل جاتی ہے اور میٹاسٹاسس پہچانا نہیں جاتا. بعض دفعہ اسی شکل میں ممز کی طرح ہی سوج بھی پیدا کرے گی، وہی علامتیں ساری ممز کی، لیکن ان گلینڈز کی وجہ کسی اور گلینڈ میں ظاہر ہوئیں. تو کیوپرم بھی میٹاسٹاسس کی ایک دوا ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جو ایلوپیتھی میں ہم یوز کرتے ہیں نا یہ ٹرم، وہ اصل جگہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ روٹ وہ ہوتی ہے. مثلا پروسٹیٹ کی بون میں یہاں بھی یہی ہے. اچھا، اصل جگہ اور انفیکشن کی کاز رہتی ہے وہیں، ٹھیک، سینٹر وہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سیکنڈری ٹائپ کی چیزیں ٹھیک، دوسری جگہ اپیئر ہوتی ہیں درست، اور اس سے نظر ہٹ جاتی ہے، دوسری طرف ظاہر پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو درست ہے. یہی اسی طرح ہومیوپیتھی میں بھی یہی ٹرم ٹھیک ہے. ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں میٹاسٹاسس میں، یعنی ممز کے میٹاسٹاسس میں اب پلسٹیلا دیں مثلا، تو پلسٹیلا لوور پارٹ سے واپس وہاں بھیجے گی. اگر سینٹر نہ ہو تو کیسے بھیج سکتی ہے؟ ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ وہاں قابو پا لیا ہے جسم نے، اور اصل جگہ جہاں دبی ہوئی تھی کسی وجہ سے وہ ابھر آئی ہے دوبارہ. اٹ آلویز ریٹرنس ٹو دا پلیس آف اوریجن. سمجھے؟ ٹھیک ہے جی. یہ جو اسپیزمز ہیں اس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اس کو دمے میں بھی مفید ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ڈسکرپشن یہ ہے کہ لیرنگز کا اسپیزم، تمام ریسپیریٹری سسٹم کا اسپیزم، یعنی سانس کی نالیوں کا ہر قسم کا اسپیزم، اور چائلڈ بعض دفعہ یوں لگتا ہے جیسے چوک کر گیا ہو اور اگلا سانس نہیں آئے گا. اس صورت میں اس کا استعمال کیوپرم کا بہت اہم ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں گا، فلیکشن اور ایکسٹینشن باری باری. ایک دفعہ یوں کر کے ہو جائے گا، فلیکس ہو جائے گا، پھر ایک دم ایکسٹینڈ ہو جائے گا ہاتھ، اور یہ اتنے زور سے ہوتا ہے کہ درد سے چیخیں نکل جاتی ہیں مریض کی. انگوٹھا نارمل ہے، ایک دم یوں ساتھ لگ جائے گا اور اس درد سے چیخ لے گئی، پھر بغیر وجہ کے اچانک، وجہ تو ہوگی لیکن اس کے علم میں نہیں، یوں کھل کے سیدھا اکڑ جائے گا. بچوں میں بعض ٹانگیں بھی حصہ کرتی ہیں، ایک دم سوگر کے اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر یوں زور سے باہر نکلتی ہیں. یہ جو کیس ہے ٹپیکل کیوپرم کا ہے. کیوپرم میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں بیک وقت. فلیکسر مسلس پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، ایکسٹینسر مسل پہ بھی، جس سے ہاتھ کھینچتے ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جن سے کھولتے ہیں انگلیوں یا اعضاء کو ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. اگر برین کی طرف میٹاسٹاسس ہو جائے، جو خاص طور پر گرمی کے دوران ہوتا ہے یا گرم چیزوں کی وجہ سے، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو یاد آئیں گی نمایاں طور پر؟ جسمانی بیماری، خصوصاً کھانے کی نالی کے اندر کی، اگر وہ سپریس ہو جائے اور دماغ کی طرف حملہ ہو جائے، اس کو کون کون سی دوائیں آپ کو یاد آئیں گی؟ ایگزیکٹلی رائٹ، ماشاء اللہ. تو میں انتظار ہی کر رہا تھا تمہاری طرف سے آواز آئے گی. ایتھوزا اور کیوپرم دونوں میں یہ قدر مشترک ہے. اس میں ایتھوزا میں اور اس میں صرف اتنا فرق ہے، دو فرق ہے بلکہ. ایتھوزا معدے سے تکلیف کو ہٹاتی ہے، یعنی ایتھوزا کا مریض وہ ہے جس کی معدے کی تکلیف بند ہو جائے
اور دماغ کی شروع ہو جائے، اور ایسا گرمیوں میں ہو خصوصیت سے، تو نیم پاگل سا ہو جاتا ہے بچہ، اور جب تک اس کو اتھوزا نہ دیں گے اس وقت تک وہ بعض دفعہ مستقل پاگل پن کی حالت ٹھہر جاتی ہے، آگے مجنون سا بچہ ہوگا۔ یہ جو اتھوزا ہے یہ اس کو ریٹرن کرتی ہے پہلے میدے کی طرف، پھر میدا ٹھیک کرتی ہے، اور میدے کی طرف جب ریٹرن کرے گی تو الٹیاں شروع ہو جائیں گی، اور دودھ پیا اور فوراً نکل گیا، یہ ٹپیکل علامت ہوتی ہے، اسہال نہیں بلکہ الٹیاں، یہ اتھوزا ہے۔ اور کیوپرم میں انتڑیوں کی سوزش اگر دبا دی جائے تو پاگل پن ہو جاتا ہے بعض دفعہ، نچلا حصہ ہے نسبتاً، اس لیے جگہ کا فرق ہے، پہچاننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوپرم میں کچھ نلاہٹ پائی جاتی ہے مریض کے چہرے پر، اور بعض دفعہ اسپیزم اس کی انگلیوں کے اور ہاتھوں کے بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو کیوپرم اپنی عمومی پہچان سے پتہ چل جاتا ہے، اور اتھوزا کے ساتھ اس کا فرق ہے نمایاں اس لحاظ سے۔ گرمی کی ایگراویشن دونوں میں ویسے مشترک ہے۔ بعض مریضوں کو ایپیلیپسی یعنی مرگی کے بعد سخت سر درد کا دورہ پڑتا ہے، یہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے اکثر نہیں، یعنی بہت سے مریضوں میں۔ اس سر درد کا علاج کیوپرم ہے، نہ بیلاڈونا نہ کوئی اور چیز۔ ایپیلیپٹک کو اگر ہوش آنے کے بعد سر درد ہو تو بلا تاخیر اس کو کیوپرم دینی چاہیے، اور بہت ہی ریلیونگ ہے، بجائے اس کے کہ کوئی گہری ڈرگ دی جائے جو اس کو غافل کر دے۔ یہ وہ اسپیزم دور کرتی ہے جس کے نتیجے میں وہ ہیڈک ہو رہی ہے۔ آنکھ میں بھی اس کی ٹویچنگ ہوتی ہے، اور اس کے ارد گرد کے مسلز میں بھی۔ کیوپرم میں ایک صرف یہ بہت دواؤں میں پایا جاتا ہے، آنکھ کا ٹویچ کرنا ایک دم یوں کر کے اسپیزم سا ہوتا ہے، جسے آنکھ پھڑکنا بھی کہتے ہیں، لیکن کیوپرم میں جو امتیازی چیز ہے وہ صرف یہ ہے کہ کیوپرم میں ایک دفعہ دائیں میں شروع ہو رہی ہے تو پھر بائیں میں چلی جائے گی، پھر بائیں میں بعض دفعہ شروع ہوتی ہے تو دائیں میں چلی جاتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ دائیں سے بائیں حرکت کرے یا بائیں سے دائیں، کسی طرف سے بھی جب وہ اسپیزم شروع ہوتا ہے تو کیوپرم میں بسا اوقات وہاں ٹھہرتا نہیں بلکہ دوسری آنکھ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، بیک وقت دونوں نہیں پھڑکتی۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کیوپرم کا کیس ہے۔ کنولشنز کے بعد اگر پیرالسس ہو جائے جو بار بار کی کنولشنز کے نتیجے میں ہو تو اس میں بھی فوری دوا کیوپرم ہونی چاہیے، اور اگر یہ مستقل فائدہ نہ دے سکے تو پھر اس کے بعد اس کو پلمبم کی باری آتی ہے۔ پلمبم میں بھی کنولشنز فائلج میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بعض بیماریاں جن کو ہم ہومیوپیتھی میں کہتے ہیں ڈراپ رسٹ، ایک آدمی کی رسٹ ڈراپ ہو جاتی ہے، اس کا آغاز عام طور پر اسپیزم سے شروع ہوتا ہے، اسپیزم ہوا، مڑ گئی، پھر سیدھی ہو گئی، پھر آخر وہیں آ کے ٹھہر گئی۔ اگر اس میں ریجیڈیٹی ہو اور ارد گرد ایسی علامتیں ہوں جیسے وہ حصہ مر رہا ہے، تو یہ پلمبم کا فالج ہے، اور پلمبم اونچی طاقت میں کبھی کبھی دے دی جائے تو اس کو دوبارہ ریوائیو کر سکتی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور جو فوری فالج ظاہر ہوتا ہو اسپیزمز کے بعد، کنولشنز کے بعد، اس میں کیوپرم پہلے دینی چاہیے۔
मैंने आपको पहले भी बताया था कि उपरम की तरफ पहले ध्यान इसलिए ज़रूरी है कि इसका दायरा कार थोड़े वक्त के अंदर रहता है, इसलिए जल्दी ना दी जाए तो फिर लेट बेकार है और बाज़ मुस्तकिल डैमेज भी रह सकता है। तो दूसरी दवाएं हैं, ओपियम है या क्लम्बम वगैरह, ये बहुत लंबे अरसे तक भी कारआमद रहती हैं। क्यूपरम लंबे अरसे के बाद कारआमद उस वक्त होता है जब मेटास्टेसिस के केसेस हों, जबकि बीमारी ने अपनी शक्ल बदल ली हो। उस वक्त आप 50 साल के बाद भी दें तो क्यूपरम उसी ताकत में पहली बीमारी को बहाल कर देता है और दूसरी बीमारियों से निजात दे देता है। तो जब मैं ये बातें कहता हूँ तो इनमें तजाद नहीं है, आपको बारीक फ़र्क समझना चाहिए कि मसलन सर पे हमला हुआ है, किसी बीमारी का स्पेज़म हुआ है, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हुई है, इसमें क्यूपरम का दायरा कार स्पेज़म से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए स्पेज़म हट जाए तो हट गया, वो मुस्तकिल टेंडेंसी नहीं छोड़ता वहाँ। यानी ब्लाइंडनेस इज़ नॉट ए परमानेंट फीचर, वो उस स्पेज़म से ताल्लुक़ रखती है जिसको क्यूपरम खोल देगा और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वक्त पे ना खोला जाए तो फिर हो सकता है कि वो उस हिस्से की डेथ का, मौत का मूजिब बन जाए। वो फिर किसी दायरा इख्तियार में भी नहीं रहती चीज़। जहाँ नर्व्स मर जाएं वो हाथ से निकल गई। क्लॉटिंग में बाज़ वक़्त थोड़ा थोड़ा खून दूसरी जगहों से जाना शुरू हो जाता है, इसलिए देर में भी इलाज हो जाता है, वरना अगर ब्लॉकेज कंप्लीट हो तो फिर वो शख्स बच नहीं सकता। जब कहते हैं ना क्लॉटिंग हुई और फिर दोबारा ठीक हो गया, उसकी वजह है कि अल्लाह ताला ने इंतज़ाम बनाया हुआ है, बहुत बारीक बारीक खून की रगें मुख्तलिफ सिमतों से उस मऊफ हिस्से की तरफ जाती हैं। जब एक बड़ी आर्टरी बंद हो गई तो वो जो छोटी छोटी रगें थीं वो टेक ओवर कर लेती हैं, और बाज़ दफ़ा नर्व्स भी बनकर शूट करके वहाँ पहुँच रही होती हैं उस तरफ ब्रिज करने के लिए। जब तक ज़िंदगी के आसार हैं जिस्म पूरी जद्दोजहद करता है। ऐसी सूरतों में वो पोपियम और ब्लम्बम वगैरह मुफीद होती हैं। अगर मर जाएं तो फिर कुछ नहीं, नर्व्स मर गए तो ख़त्म। जैसा कि मैंने कहा, सिवाय इसके कि दूसरी नर्व्स टेक ओवर करने के लिए चलती हैं। आँखों पर यह तजुर्बा हुआ है कि एक हिस्से की आँख की नर्व मरी है तो दूसरी तरफ से नर्व चल के उसकी जगह दिमाग के उस हिस्से में पहुंच के कनेक्ट करने लगी है उसको, और उसके बाद जो विजन में ख़राबी पैदा हुई थी वो दूर हो जाती है। डॉक्टरों ने ट्रेस किया है नर्व का शूट करना, जिस तरह एक जड़ निकल कर एक तरफ हरकत कर रही होती है, उसका बाज़ दफ़ा टेक ओवर नर्व निकलती है और हरकत करते करते दिमाग के उस हिस्से से ताल्लुक़ कायम करती है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरतें बहुत अजीब हैं। सिर्फ आपको ये पता लगना चाहिए कि इनको पैगाम पहुँचाने के लिए होम्योपैथिक कौन सी दवा कितनी पोटेंसी में चाहिए। उसकी वजह हमें क्या पता क्या वजह है। अगर बिल्कुल बंद हो गई हो कोई आर्जी रोग के नतीजे में, जो आर्जी रोग ही रहे, मुस्तकिल असाब न मरे हों, वो ठीक हो सकती है। छिलके उतर जाते हैं बाज़ दफ़ा आज खुद भी, शॉक के नतीजे में भी। बाज़ नर्व्स हैं जो काम करना छोड़ दे हैं मगर मरी नहीं होती। कोई और आर्जी ब्लॉकर है जो काम उनको रोके हुए है, वो अगर दूर हो जाए तो चल पड़ती है। आँख ऐसी हमने देखी है बहुत सी मगर कई केसेस में देखा है मैंने कि देर की आँख की ख़राबी। मैंने एक कोट मिसाल भी दी थी आपको। एक आँख जवाब दे चुकी थी कई साल से, और दूसरी आँख का ऑपरेशन हुआ। जब वो ख़त्म होने लगी तो यहाँ उनके अजीज़ों ने मुझे लिखा कि बड़ी फ़िक्र वाली बात है। उनको मैंने फ़ोन पे बताया कि फ़ोन पे फ़ौरन ये दवा दो। तो दवा दी तो कुछ अर्से के बाद उनका ख़त आया है जो हमने रिकॉर्ड में रखा हुआ है कि डॉक्टर जैल नसीम ने उनका ऑपरेशन किया था। वो ये देखकर वो हैरान हुए कि वो आँख जो ज़ाया हो गई थी वो भी जाग गई और दोनों आँखों से नज़र आना शुरू हो गया। वहाँ से भी बीमारी हटी जो जिसको ख़तरा था, टोटल ब्लाइंडनेस का ख़तरा था, पहले भी उठ खड़ी हुई। साफ पता चल रहा है कि उसके असाब नहीं मरे थे, टेम्परेरी कोई था ऐसा सिलसिला, जैसे स्टन हो जाता है कुछ,
ऐसी भी बातें होती होंगी नर्व्स में, वरना मरी हुई नर्व्स तो जिंदा नहीं हो सकती, समझ गई हैं? इसलिए हमें ब्लाइंडनेस का कुछ पता नहीं किस वजह से हुई है, किस मेयार किस मकाम तक पहुंची हुई है। हर मरीज़ के लिए इलामतों से कोशिश करना ज़रूरी है, आगे फ़ायदा हो या ना हो तो अल्लाह का काम है। फिर आगे चलें, नेक्स्ट। I'm sorry, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप नहीं पढ़ा रहे हैं। ये जो लिड्स का क्लोजर है, ये तो आपके फैमिली में भी है ये साहब, अचानक लिड ड्रॉप हो जाते हैं, है ना? उनको क्यूपरम देके देखना, मैंने जो पहले दिया था वो उससे फर्क पड़ा था कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ा था। काफी देर बेचारे आते रहे, फिर थक गए, और है वो बड़ी मुसीबत। ऑपरेशन में करा चुके आम आदमी तो देखता नहीं हो करके, तो नहीं होकर देखना पड़ता है, सिर पीछे करके। बड़े ऑकवर्ड होता है वो बेचारे के लिए, देखने वाले के लिए भी, उसके लिए भी, दोनों के लिए। यूं करके, क्योंकि ये ऊपर जाता ही नहीं छप्पर, हाफ क्लोज होता है बाद दफा एकदम स्नैप करके तो गिर जाता है। ये जो स्नैपिंग वाला गिरना है, अचानक गिरना, उसमें क्यूपरम अच्छी है, ठीक है? और दूसरों में गालिबन प्लम्बम काम आएगी, वो ट्राई करके देखें। जी कॉस्टिकम दे चुका हूँ मैं सब, जिस मरीज कुछ नहीं हुआ। जिस मरीज की आप बात करें गालिबन वो ग्रेजुअल एकदम नहीं था, ग्रेजुअली मुझे पता वो ग्रेजुअल था, जी, इसीलिए उसके लिए क्यूपरम नहीं हो सकता। मैंने कहा इनको क्यूपरम ये इलामा जो है ना कि सडन है। lids spasmodically closed, ये और चीज है। मैदे में भी स्पेज़म के लिए तशन्नुज होता है उर्दू में, और जो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लफ्ज़ है ना, जो तस्वीर खूब खींचा, वो कुड़ल पड़ना कहते हैं उसको पंजाबी में, कुड़ल पड़ गया, है ना? कुड़ल में दायरा भी बड़ा होता है, काफ़ी जगह है। क्यूपरम में एक और अजीब किस्म का स्पेज़म पाया जाता है जो वक्त का बड़ा पाबंद है। हर 2 हफ्ते के बाद स्पेज़म का दौरा पड़ता है। वो 2 हफ्ते का साइकिल क्यों चला है हम नहीं जानते, मगर अंदर ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होगी जो रोटेशन में जब 2 हफ्ते तक पहुंचती है तो वहाँ क्लिक कर जाती है, फिर वो आगे गुजर जाती है। तो कई किस्म के अंदरूनी क्लॉक्स अल्लाह मियां ने बनाए हुए हैं, और रेगुलरली वो क्लॉक्स बाज़ दफ़ा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स की तरह प्रीसाइज काम कर रहे होते हैं। परिंदों में इस पर बहुत रिसर्च हुई है। वो जो एनुअल उनके साइकिल्स आते हैं ना, कि उन्होंने अब जुनूब की तरफ हरकत करनी है, अब शिमाल की तरफ हरकत करनी है, इतना तो उनका दिमाग होता ही नहीं कि वो सोच लें कि अब ये हो गया है। तो सब कंप्यूटराइज्ड है उनके अंदर। चुनांचे उन्होंने उनको अंधेरों में बिल्कुल डिसओरिएंट कर दिया, ऐसे केजेस बनाए जिनकी कोई डायरेक्शन का उनको पता नहीं था, और अंधेरों में मुख्तलिफ वक्तों में उनकी शक्लें भी बदलते रहे ताकि एक जगह बैठने की आदत दूसरी जगह में तब्दील ना हो। और जब वो साइकिल आया है तो बिला इस्तिस्ना वो सारे केजेस के उन हिस्सों में चले गए जो जुनूब की तरफ थे, क्योंकि उनकी जुनूबी हरकत के दिन आ गए थे, उस तरफ सिमट गए। जिससे पता चला कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर कोई घड़ी बनाई हुई ऐसी कि उस घड़ी का हमें नहीं पता लगा अभी तक, इंसान को कुछ पता नहीं कैसे काम करती है, लेकिन वक्त पे वो वक्त पे चलती भी, अलार्म भी बजाती है और अज खुद सिमत भी बताती है। आज तक ये नहीं समझ सके कि जानवरों को सिमत का कैसे पता चलता है, क्योंकि इंसान अपनी पूरी होश के साथ फिजा में उड़ के किसी एक सिमत में उसको कहें कि जाओ, और ऊपर से बादल भी हों और सितारे भी ना हों, सूरज का भी पता न चले, तो नामुमकिन है कि इंसान उस जहत में चले और बग़ैर गलती के चले जिस जहत में उसने जाना है।
تو یہ جو پرندے ہیں ان میں اور اس میں بھی شاید کی مکھی وغیرہ میں بھی سمت کی جو سینس ہے، سمت کو معلوم کرنے کا اندرونی نظام بہت ہی باریک در باریک ہے، جس تک ابھی تک انسان کی رسائی نہیں ہوئی، لیکن علم میں آ چکا ہے کہ جانور جو کام کرتے ہیں ان کے اندر سمت کی وہ موجود ہے ایک صلاحیت، اور حیرت انگیز صلاحیتیں ہیں. چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں نا ٹرنز، چھوٹے چھوٹے پرندے یہاں کے پدیاں وغیرہ، یہ کئی ہزار میل چلتی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہاں جانا، ہمیشہ وہیں نکلیں گی. جس اویسس میں انہوں نے بسیرا کرنا ہے کچھ دیر کے لیے، بڑے بڑے ریگستان کے سفر طے کرتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی پدیاں جیسی، اور جس اویسس میں کبھی جا کے ٹھہری تھیں وہاں جو آدمی واچ کرے، ان کو اگر پہنا دیا جائے کوئی رنگ وغیرہ، تو عین اسی اویسس میں واپسی پہ بھی قدم رکھ کر پھر گزریں گی آگے، اور اگلے سال پھر اسی اویسس پہ جا کر اپنا بسیرا کر کے جو غذا وہاں ملتی ہے کھا کے پیٹ بھر کے اگلے سفر کی تیاری. ہر سفر سے پہلے کچھ پیٹ بھرتی ہیں، اور چونکہ سردیوں میں ان کو یہاں غذا کم ملتی ہے، نہیں بعض ایسے ہیں جن کو سردیوں میں یہاں غذا ملتی ہے، جو گرمیوں میں سفر شروع کرتی ہیں آغاز پہ، ان پہ سردیوں میں چربی چڑھ چکی ہوتی ہے، وہ پھر ساری پگھل جاتی ہے، رستے میں ٹھہر کے ان کو تھوڑا سا ریفل کرنا پڑتا ہے. لیکن جو وقت ہے وہ اس کا بھی ان کو پتہ ہے کہ اس سے زیادہ ہم نے یہاں نہیں ٹھہرنا، یہ نہیں کہ وہاں ٹھہر ہی جائیں. اگر 24 گھنٹے کا سٹاپ ملا ہوا ہے ان کو قدرت کی طرف سے، تو 24 گھنٹے کے اندر ضرور چل پڑیں گی، چاہے رستے میں بھوک سے نڈھال ہو کے مر مر کے گرنا شروع ہو جائیں، لیکن چلنا ضرور ہے. جو کلاک ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہومیوپیتھک طریق پر یقین بڑھانے کے لیے ضروری ہیں، اور اس لیے ضروری ہیں کہ یہ علم ہو کہ ہومیوپیتھی کوئی اتفاقی حادثہ یا کوئی تماشا نہیں ہے، بلکہ اس خدا کی طرف سے ایک نظام جاری ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، جس نے اتنا باریک نظام بنا کے رکھا ہوا ہے. اس تک رسائی کا کوئی نظام ضرور بنایا ہوگا اس نے، ورنہ یہ عجیب بات لگتی ہے کہ اتنا حیرت انگیز نظام دفن کر دیا اور اس سے استفادے کا کوئی نظام نہ بنایا ہو. بس یہ ہومیوپیتھی بھی ایک قسم کی ایک الہامی ہے جو اس دور میں خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے جاری کی ہے. تو آپ نے پیغام صحیح دینا ہے، پھر انشاءاللہ باقی کام جسم کرے گا. جوان لڑکیوں میں مینسٹرویشن کے وقت جو کریمپس ہوتے ہیں اکثر تو اس میں اس حصے میں اور کمر میں یہیں محدود رہتے ہیں. جن کے کریمپس پنڈلیوں میں چلے جائیں ان کو کیوپرم ضرور دینی چاہیے، کیونکہ پنڈلیوں کے کریمپس جو پیٹ کے دائرے میں کہیں شروع ہوتے ہوں اور پنڈلیوں تک پہنچیں، ان کا خاص کیوپرم سے تعلق ہے، کیونکہ اس میں بھی پیٹ کی بیماری پاؤں ان میں منتقل ہو جاتی ہے پنڈلیوں میں. لیکن اس کے ساتھ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں وامٹنگ اور بعض دفعہ لوس موشنز، مگر ہلکے تھوڑے تھوڑے، یہ بھی اکمپنی کرتے ہیں. وہ ایپیلیپسی جو ہمیشہ مینسس کے دوران چمک اٹھے، اس کا بھی کیوپرم سے تعلق ہے، کیونکہ کیوپرم میں مینسس کے دوران ایپیلیپٹکس اسپیزموڈک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ ایپیلیپسی جس میں نئے چاند کے چڑھنے سے تکلیف بڑھے، اس میں سلیشیا مفید ہے. اکثر وہ بیماریاں جن کا نئے چاند سے تعلق ہو ان میں سلیشیا کا ان کے ساتھ سلیشیا کا کوئی تعلق پایا جاتا ہے.
इसलिए सिलिशिया की एक ऊंची ताकत देना अगर क्यूरेटिव ना भी हो तो बाकी दवाओं के लिए मुमित बन जाता है। अब ड्रोसरा शुरू करते हैं जो इससे मिलती जुलती दवा है अपने स्पेज़म के लिहाज से। ड्रोसरा के साथ आपको क्या याद आता है बताएं जी? काली खांसी। हाँ, कुछ और भी याद आता है कभी? खांसी आती है ना, और तो कुछ नहीं आता। क्या ना, वो ठीक है। मेरा मतलब है कि ड्रोसरा का इस्तेमाल अमूमन आप खांसी ही में करते हैं और ड्रोसरा के लफ्ज़ के साथ जो इलाम बंधी हुई चीज़ है वो खांसी ही है, ये मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन असल में ड्रोसरा को स्पेज़म से बांधना चाहिए, इसलिए उसका दायरा कार इस नए ताल्लुक़ की वजह से ज़्यादा फैल जाएगा। आपको सिर्फ खांसी पे ड्रोसरा याद नहीं आएगा बल्कि बाद दूसरी बीमारियों में भी ड्रोसरा याद आएगा और फिर काम भी आएगा। उनमें एक एपिलेप्सी है, समझे हैं? इसमें जब स्पेज़म के नतीजे में इसको कहते हैं एपिलेप्टिक फॉर्म स्पेज़म्स, यानी बाज़ दफ़ा एपिलेप्सी ना भी हो तो जो बेहोशी के दौरे हैं वो एपिलेप्सी से मिलते जुलते हैं। इनमें जब मरीज उठता है तो उसको क्यूपरम की तरह सर दर्द नहीं होती लेकिन एंग्जाइटी होती है, बहुत सख्त वो फिक्रमंद और बेचैन होता है, कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है। इस किस्म की बेचैनी के लिए जो एपिलेप्टिक तरस के मरीज को होश में आने के बाद हो, उसमें ड्रोसरा चोटी की दवा है। इसलिए मिलती जुलती इलामतों में भी कोई ना कोई फ़र्क करने वाली इलामत भी होती है, उसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। ड्रोसरा को औरतों की वो जो मेनोपाज की बीमारियां हैं उनमें भी इस्तेमाल करके देखना चाहिए, क्योंकि बहुत मिलती है ये मेनोपाज की इलामतों से। फ्लशेस ऑफ हीट और सडन सर्ज ऑफ ब्लड टू सम ऑर्गन्स, और फिर उसके नतीजे में जो बेचैनी या दूसरी तकलीफ़ें हैं ये सब ड्रोसरा में पाई जाती हैं। अकेले रहने का खौफ और दूसरों पर शक, यहाँ तक कि करीबी दोस्तों पर भी शक हो, ये किस किस दवा में नुमायाँ पाया जाता है? क्यों भाई? फौजिया, आप अपने अब्बा मम्मी के सामने अपने करतब दिखाओ ना ज़रा, ये भी हैरान हो देख के कि तुम्हें क्या कुछ नहीं आया। है? कोई है सस्पिशन में? छोटी सी दवाएं कौन कौन सी हैं? लेक्सिस, सिर्फ लेक्सिस ही नहीं, सांप अक्सर सस्पिशियस हैं और उनके जहर में भी सस्पिशन पाई जाती है। निकलते हैं नहीं करके देखते हैं चारों तरफ, हर चीज़ पे शक है कहीं। इसलिए सांप को बहुत जल्दी ये ख़तरा पैदा होता है कि मुझ पर ही हमला करने लगा है। सांप कभी भी बग़ैर इस ख़तरे के हमला नहीं करता। इसलिए अगर सांप रास्ते में नज़र आए और आप आराम से रास्ता छोड़ दें तो आपके पीछे नहीं भागेगा। अगर उस पर चढ़ दौड़ें आप, पता ना लगे, फिर वो हमला करता है और इस सस्पिशन से कि फिर इसने मुझे मारना था, और फिर वो पीछा नहीं छोड़ता। फिर आप भागें जो मर्जी करें, सांप से तेज़ नहीं आप भाग सकते। सांप घोड़ों को भी पकड़ लेता है। इसके भागने का तरीका पता क्या है? हैं? इस तरह के मुंह पे मुड़ने से सीधा कभी आप मुड़ के भाग सकी हैं? नहीं, सीधा ना जाए इंसान ना, बिल्कुल सांप सीधा जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। लेफ्ट टू राइट, नहीं, सांप किस तरह दौड़ता है? उसके ना पाँव बेचारे के ना कुछ, दौड़ता किस तरह वो? पेट के बल। पेट के बल कभी दौड़ के देखा है?
पेट तो है ना, बल भी है, बढ़ते हैं पेट में। लेफ्ट टू राइट ये इसकी जो है ना इलास्टिसिटी जिस्म की, वो इसको इस तरह कर देती है कि कई बल डाल देता है। ये बहुत सी जगहों से उठ जाता है और थोड़ी जगहों में ज़मीन पे टच करता है। जब वो सीधा होता है एकदम, तो ज़ोर से उछलता है, उन जगहों से ज़मीन से किक लेता है जहाँ उसकी मजरूही थी। वो अपने आप को सीधा करता है ना एकदम, तो उछल जाता है। और इस मूवमेंट के साथ जब वो किसी की पैरवी करे तो बहुत तेज़ रफ्तार हो जाता है, उछलता हुआ छड़पे मारता हो जाता है। और आमतौर पर जब रेंगता है तो यूं नहीं रेंगता, बल्कि दाएं बाएं बल डाल के रेंगता है। इधर किया, फिर वहाँ से सीधा वो यूं हो गया, फिर वहाँ से यूं। जिस तरह उंगली से नेफे में नाला डाला जाए ना, छोटे होते हमारे मुश्किल पड़ा करती थी, यूं यूं करके करना पड़ता था, उस तरह सांप चलता है जमीन पे। ठीक है। और अगली बात ड्रोसरा की। हाँ ठीक है। फ्लैशेज ऑफ हीट मैं बता चुका हूँ, ये ख़वातीन में अमूमन मेनोपाज के वक्त पैदा होते हैं, उनमें ड्रोसरा अच्छी है दवा। और अकेला और सस्पिशियस होना, अब एक चीज़ इसमें ड्रोसरा इस्तेमाल नहीं होती और वो होनी चाहिए, वो है करोसिव इचिंग। ऐसी खुजली जो जगह को खा जाए, जिस तरह तेज़ाब काम करता है, उस जगह से वो उखड़ने लग जाए, जल्द ज़ख्म से पड़ जाए। हर वो दवा जो अंदरूनी तौर पर बलगमी झिल्लियों पर असरअंदाज होती है, वो लाजिमन जिल्द पर भी असरअंदाज हो सकती है। इस ताल्लुक़ को नहीं भूलना चाहिए। ड्रोसरा चूँकि अंदरूनी झिल्लियों पर हमला करने वाली दवा है, इसलिए अगर बैरूनी तरफ इसका रुझान मुंतकिल हो जाए तो बाहर हो जाएगी और अंदर को छोड़ देगी। तो दोनों जगह इसको देखना चाहिए। और वाक़तन जिल्द में भी मिलती है इसलिए, लेकिन कभी मुझे याद नहीं कि मैंने कभी ख़ुद भी किसी जल्दी मरीज़ को ड्रोसरा दी हो। और होम्योपैथ भी मेरा ख्याल नहीं देते होंगे, मुझे शक है, लेकिन वो लेक्सिस वाला शक नहीं। वैसे एक अंदाज़ा गैस है। वजह यह है कि मैं काफ़ी ख्याल रखता हूँ इस दवा को वहाँ इस्तेमाल करके देखूँगा, लेकिन ड्रोसरा में कभी ख्याल नहीं आया था। आज आपको पढ़ाते वक्त ख्याल आया है कि है सही है, हमें इल्म है मुझे कि बीमारी, लेकिन एक तो बीमारी ने इतनी तवज्जो खींच ली है कि और कभी ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए इसको आइंदा इस्तेमाल करके देखें। करोसिव इचिंग जिस बच्चे में हो और उसमें खांसी के स्पेज़म्स भी बड़े सख्त हों, पहले अगर रहे हों मसलन, उसको ड्रोसरा ज़रूर देनी चाहिए। और जिस तरह चाइना से नॉइस पैदा होते हैं कानों में, ड्रोसरा से भी पैदा होते हैं। लेकिन ड्रमिंग भी होती है इसमें। चाइना में ड्रमिंग नहीं होती, चाइना में सन्नाहटें, सनसनाहटें, आवाज़ें करके जिससे जूम से पैदा होती हैं। लेकिन ड्रोसरा में धमक वाली आवाज़ें भी कानों में आती हैं। इसका क्यूपम की तरह कलाई और हाथ के स्पेज़म से भी ताल्लुक़ है। क्यूपरम में मैंने बताया ना आपको, और किस में है? लंबा और नेटफॉस में जी नेट्रमफॉस नेट्रोफात बिल्कुल ठीक है। और रूटा में भी है। मगर ये जो आपने नेट्रोफास बिल्कुल मैंने अभी पढ़ाया था कुछ ऐसा, किसने याद किया रखा इसको? वेल डन, शाबाश। तो ये सारी दवाएं हैं, इनमें ये पहले सब याद आके कंफ्यूज करती हैं, फिर अगर आपको पता हो कि इनके अंदर फ़र्क क्या है तो ज़रा सा गौर करें तो साफ अलग अलग दिखाई देने लगती हैं।
اور ایک بیماری تک، ایک دوا تک آپ پہنچ سکتے ہیں اگر عمومی طور پر مریض کو دیکھیں. یہ ڈروسا کا لگ رہا ہے آپ کو، یا نیٹرم فاس کا ہے، یا کسی اور بیماری کا. اس میں کریمپنگ کا یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پکڑنے لگیں یوں تو کریمپ ہو جاتا ہے، زور سے ہاتھ لگائیں تو کریمپ ہو جاتا ہے. یہ خاص طور پر ڈروسرا سے تعلق رکھتا ہے. سمجھے؟ کھانے کے بعد اگر لیرنگز میں اسکریپنگز ہوں اور کھانسی کھانے کے بعد خاص طور پر ہو تو اس میں ڈروسرا اچھی دوا ہے. یعنی ایک کالی کھانسی نہیں، میں عام کھانسیوں کی بات کر رہا ہوں. اس کی جو کھانسی ہے وہ ٹھنڈی چیزیں پینے سے بڑھتی ہے. کیوپرم میں نے آپ کو کھانسی بتائی تھی نا. اور ٹھنڈے پانی سے بڑھتی ہے، ٹھنڈ آرام آتا ہے. ہاں، ٹھنڈ سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک تضاد بتانا بھول گیا تھا. کیوپرم میں ٹھنڈی ہوا سے کھانسی ہو جائے گی، لیکن ٹھنڈا پانی پئیں گے تو آرام آ جائے گا. اور کوکس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، کوکس کیکٹائی میں، کہ کھانسی جو ہو کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے، یا ذرا سا پانی پیا ٹھنڈا کھانسی ہوئی، اس کے بعد اگر آپ تیز ٹھنڈا پانی دیں گے تو کوکس کیکٹائی کو بھی آرام آ جاتا ہے. اس میں بھی یہ کہتا ہے کہ پینے سے تعلق ہے مگر برعکس تعلق ہے. ٹھنڈا پانی پینے سے اگر کھانسی بڑھتی ہو تو پھر ڈروسرا پر غور کریں. اور دوسری کھانسیاں جو ہیں نا کیوپرم والی، اس میں یاد رکھنا یہ کئی دفعہ ٹھنڈی غذا، ٹھنڈا پانی ٹریگر آف کرتی ہے کھانسی، لیکن آرام بھی ٹھنڈی چیز سے ہی آتا ہے. گرم چیز سے پھر وہ اسپیزم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کھٹے کھانے سے کولک ہو جائے، پیٹ درد ہو جائے، تو اس میں ڈروسرا مفید ہے. ڈروسرا کا کھٹائی سے بھی تعلق ہے. یہ ڈروسرا کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ڈروسرا یہ مجھے پتا ہے کہ مجھے ڈروسرا کی سب سے زیادہ ضرورت اس دنوں میں پڑا کرتی تھی جب ہمارے دیسی کیکر، ہمارے ربا کے دیسی کیکر پھلیاں لاتے تھے. تمہیں بھی یاد ہے؟ کھائی ہوئی ہے؟ اچھا. پھر کس کا خیال آیا؟ گھر میں لگا ہوا تھا کیکر. ہاں، تبھی پھر کہاں لگا ہوا؟ گجرات میں؟ نہیں، ادھر گاؤں میں گولے کی میں. وہی گجرات ہی ہے نا، ڈسٹرکٹ گجرات مراتی میں. گاؤں ہے نا. ہاں ہاں، وہاں لگا ہوا آپ کے گھر میں دیسی کیکر. اس کے کھانے کے بعد خوب کھانسیاں، کھیتوں میں ہوتے تھے تو باہر کھیتوں میں ہوتے نا، تو جاتے تو پھلیاں توڑ کے کھانسیاں ہوتی تھیں خوب کہ نہیں؟ ان دنوں میں جو کھانسیاں پھیلتی ہیں ان میں ڈروسرا بہت مفید ہے. ابھی بھی ربا میں ہوں گے لوگ کھاتے ہیں. بچوں کو بڑا شوق ہے اس کھانے کا. یہ کھٹی میٹھی پھلیاں بڑی مزیدار ہوتی ہیں، اور اس سے پھر یہ بات سمجھتے ہیں کالی کھانسی پھیلتی ہے اس زمانے میں، مگر پھیلتا کچھ ضرور ہے. یہ تو میرا تجربہ ہے. میں ڈوسا دیا کرتا تھا، مگر کالی کھانسی بعض وقت سمٹمیٹک ہوتی ہے، بعض واقعتاً وبا پھیلتی ہے. وہ جو وبا والی کالی کھانسی ہے وہ بہت دیر تک پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، لیکن یہ جو سمٹمیٹک ہے جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے اس کا تعلق بہت ہے اس سے، کیکر کی پھلیوں کا. اور ان دنوں کی وبا جو ہے وہ اس کی پھلیوں کے ختم ہونے کے ساتھ ہی عام طور پر ڈائی آؤٹ کر جاتی تھی. پیسا کی بچی کو یاد آ رہی ہیں کافی چیزیں بچپن کی اپنی. باقی چیزوں میں اتنی رسپانس نہیں تھی، پھلیوں پہ رسپانس ہے. ماشاء اللہ. سب سے زیادہ اریٹیبل اس کی جو ہے نا پچنگ، وہ اس میں ہے
सांस की नाली में। एक तो ऊपर का हिस्सा है ना, इसको क्या कहते हैं इतने हिस्से को? लेरिंग्स। हाँ, लेरिंग्स। लेकिन इसकी जो है वो नीचे लेरिंग्स, सांस की नाली, इसीलिए मैंने कहा है सिर्फ लेरिंग्स नहीं है, कुछ ऊपर तक कुछ नीचे तक इसका दायरा फैला हुआ है। इसलिए इचिंग जो है वो एक स्पॉट की बजाय इस सारे हिस्से में होती है और कहीं से भी स्पेज़म शुरू हो जाता है और वो स्पेज़म जो है बहुत तंग करता है। हर थोड़ी देर के बाद एकदम स्पेज़म का एहसास पैदा होता है और ऐसे लोग फिर वो दम रोक के बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ बाज़ मरीज़ आते हैं मेरे पास, वो बात करते से पहले दम थोड़ा सा रोक ही रखते हैं ताकि वहाँ वो आपस में लगे ना। जहाँ कोई चीज़ लगी वहाँ इरिटेशन शुरू हो गई। उसके लिए ड्रोसरा बहुत इफ़ेक्टिव है और इसका करोसिव एक्जिमा या करोसिव इरप्शन याद रखना। वहाँ जो मुस्तकिल बैठता है स्पेज़म, उसकी वजह इसकी ये आदत है कि जहाँ ड्रोसरा की इन्फ्लेमेशन हो वो सतही नहीं रहती बल्कि वहाँ कुछ निशान डाल जाती है, ये थोड़े से फटाव पैदा कर देती है और वो फटाव हैं जो मुस्तकिल इसकी याद रखते हैं। इसलिए ड्रोसरा ज़रूरी है शुरू में ही ऐसी खांसियों में जहाँ यहाँ एक अजाब किस्म का हर वक्त का उलझाव नज़र आए और जितना मर्जी आप खांसें वो मुतमिन करने की बजाय उस खांसी को और इरिटेट करता चला जाए, ये ड्रोसरा है। ड्रोसरा में जो एक तजाद है वो ड्रोसरा का नहीं बल्कि डॉक्टरों का तजाद है। इतनी बरक्स खबरें मैं आज तक किसी दवाई के मुताबिक नहीं पढ़ी। यहाँ बाज़ डॉक्टर्स हैं जो इनके फेवरेट हैं, हमारे बर्मी साहब के। वो कहते हैं ड्रोसरा को जितनी दफ़ा मर्जी दोहराओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाज़ हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने डराया हुआ था हमें, कहते हैं ख़बरदार जो दोहराया उसको हाथ से मरीज़ निकल जाएगा। इसलिए मैं बेवजह ही एहतियातें कर कर के बेचारों को 30 में हफ्ते में एक दफ़ा देता था। और यहाँ जो डॉक्टर के मैंने पढ़ी है किताबें, वो मुझे अक्सर यहाँ के डॉक्टरों की किताब बर्मी साहब ही देते हैं। उसमें ड्रोसरा में पढ़ के हैरान लगे, बड़ा पॉजिटिवली उसने लिखा हुआ है कि इट बेयर्स रेपुटेशन वेल, बल्कि मुतालबा करती है कि बार बार रिपीट किया जाए। तो इसलिए करके देखें और पता लग जाएगा क्या होता है। ठीक है। आधी रात के बाद की खांसी में भी ड्रोसरा मुफीद है। एस्मेटिक ब्रीदिंग जो बोलने से ज़्यादा बढ़ जाए, आमतौर पर मेरा ख्याल है सब दमे वालों को बोलने से तकलीफ होती है, ये कॉमन है। कोई ऐसी ख़ास ड्रोसरा की बात नज़र नहीं आती मुझे इसमें, लेकिन लिखा हुआ है बहरहाल। जो हुपिंग कॉफ है इसकी, उसका पैरोक्सिज्म, उसका दौरा 2 से 3 घंटे तक चलता रहता है इसका और निढाल हो जाता है बच्चा, लेकिन उसको वो सुकून का लम्हा नहीं मिलता जिसकी तलाश में इंसान खांसता है। और सोने के बाद आधी रात को ज़रूर फिर तकलीफ से आंख खुलती है। एक्सट्रीमिटीज़ में इसमें भी क्यूपरम की तरह स्पैज़म शात शुरू हो जाते हैं। पसीना भी आता है बहुत इसमें, इसलिए बहुत सी बातों में ड्रोसरा क्यूपरम से मिलता है, तभी मैंने दोनों को इकट्ठा रखा है। इनकी मुश्तरका अलामतें भी याद रखें और फ़र्क वाली भी। ड्रोसरा में पेट की उस किस्म की अलामतें नहीं हैं जो क्यूपरम में है, जिसमें दर्दनाक डायरिया हो और थोड़ा थोड़ा और स्पेज़म होते हों। ड्रोसरा में निलाहट नहीं आती चेहरे पर, और क्यूपरम की और बहुत सी ऐसी अलामतें हैं जो कि लाजमन एक्सट्रीमिटीज़ में स्पेज़म साथ शुरू हो जाए, ये भी नहीं पाया जाता। मगर पिंडलियों में बाज़ दफ़ा या जिस्म के बाद हिस्सों में वक्ती तौर पर तशन्नुज हो जाता है। ये मिलती जुलती अलामतें हैं, मगर अमूमन क्यूपरम और इसका फ़र्क अगर आप 1-2 दफ़ा पढ़ लें तो आसान हो जाएगा
کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہ ایسی دوائیں ہیں کہ اگر ایک کی بجائے دوسری دے بھی دی جائے تو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا ہی دیتی ہے. ٹھیک ہے کیوں جی ہوگی ٹھیک ہے. یہ ہمارا مومن ہمیشہ صحیح علامتیں جو ہمیں پکی رکھی ہوئی ہیں اس نے بڑی ریگولیرٹی کے ساتھ. مٹھی یہ ہو جائے تو مطلب بس ختم. السلام علیکم. خدا حافظ. السلام علیکم.